नमस्कार। न्यूज़ 24 के राष्ट्रीय सम्मेलन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ है मोदी जी की कैबिनेट में बहुत ही कद्दावर जिसे कह सकते हैं मंत्री, वैसे मंत्री नितिन गडकरी जी। गडकरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 के राष्ट्रीय कार्यक्रम में। जी तो गडकरी जी, मेरा नमस्कार। आपसे मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है गडकरी जी, अभी थोड़ी देर पहले देश के जीडीपी के नंबर्स आए हैं, वो बहुत अच्छे तो हैं नहीं, और वो इनफैक्ट जब लॉकडाउन शुरू हुआ उससे पहले के जो नंबर हैं और वो अभी जो हमें पता चल रहा है वो 4.2 है। तो 11 साल में सबसे कम है ये नंबर, और ये कोरोना काल के पहले का नंबर है। अब तो कोरोना का असर भी दिखेगा, तो क्या होगा? कैसे आप देश की आर्थिक स्थिति को देख रहे हैं? देखिए, एक बात तो सही है कि कोरोना के कारण भी और परिस्थिति में हम लोग एक आर्थिक संकट में निश्चित रूप से है, पर हमें इस आर्थिक संकट में पॉजिटिविटी के साथ, आत्मविश्वास के साथ इसके ऊपर मात करनी होगी। और इसके लिए सबसे बड़ा उपाय यही है कि मार्केट में कैपिटल आना चाहिए, लिक्विडिटी बढ़नी चाहिए। इसका मतलब यही है कि हमारे जैसे 20 लाख करोड़ का भारत सरकार का पैकेज है, 20 लाख करोड़ राज्य सरकार भारत सरकार का बजट है, और 10 लाख करोड़ पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से 50 लाख करोड़, और इसके अलावा हम अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला सकेंगे तो ये पूरा पैसा जब इकोनॉमी में पंप होगा तो लोगों के पास जब ये पैसा जाएगा तो उसके कारण हमारी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, और परचेसिंग पावर बढ़ेगी तब हमारे इकोनॉमी का चक्र गतिशील घूमेगा। तो मुझे लगता है कि ये आज इसको गतिशील बनाने के लिए, जैसे मेरे विभाग में, मैं रोड विभाग का मंत्री हूँ, तो मैंने ये तय किया है कि हम लोग आने वाले 2 साल में 15 लाख करोड़ के रोड के काम अवार्ड करेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कल ही हमने एक फॉरेन बैंक से हमको अच्छी क्रेडिट लाइन मिली है, और हम लोग अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लाएंगे और रोड का काम करेंगे। और इसके लिए मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से लिक्विडिटी बढ़ने के बाद ही हमारी इकोनॉमी का चक्र गतिशील घूमेगा, और वही सरकार का प्रयास है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक पॉजिटिव लुकिंग मिनिस्टर जो जिस तरीके से किसी चीज़ को देख सकता है, वो आपने बात कही। लेकिन जब आपके सरकार का आर्थिक पैकेज आया, 20 लाख करोड़ का पैकेज आया, आपको भी पता है गडकरी जी, आपने भी तमाम एंटरप्रेन्योर्स से बात की होगी, वो सब बहुत मायूस हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हमारे हाथ में तो कुछ आया नहीं, तो हम इकोनॉमी का चक्का कैसे चलाएंगे? बचेंगे तब तो चलाएंगे। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि अमेरिका ने $2 ट्रिलियन का पैकेज जाहिर किया, जापान ने उनके जीडीपी का 12% का पैकेज जाहिर किया, और भारत ने अपने जीडीपी के 10% का पैकेज जाहिर किया। देखिए, एक बात तो ये भी सच है कि भारत की इकोनॉमी की तुलना जापान और यूएसए के साथ नहीं हो सकती। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से आप भी समझेंगे, इसमें अड़चन में कौन नहीं है। राज्य सरकार के पास अगले माह कर्मचारियों के तनख्वाह देने के लिए पैसे की कमी है, भारत सरकार का रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है, दूसरी ओर हमारी पूरी इंडस्ट्री अड़चन में है, हमारे मजदूर माइग्रेंट होकर घर चले, वो बेचारे बहुत दुखी है, किसानों की हालत अच्छी नहीं है। मैं विदर्भ में रहता हूँ, यहाँ कपास हमारा पीक है, प्रोडक्शन क्रॉप है, यहाँ कपास खरीदी में बहुत अड़चनें आ रही है, वो भी बेचारे दुखी है। मीडिया वाले आप लोग भी दुखी है, आपकी एडवर्टाइजमेंट बंद हो गई है। अब मुझे बताइए कि इस समय हर व्यक्ति दुखी है, और इसलिए सरकार के पास कोई सरप्लस पड़ा और सरकार दे नहीं रही, ऐसी तो बात नहीं है। हमें इस समय अटल जी की जो कविता थी, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, हम होंगे कामयाब। इस पॉजिटिविटी के साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास निर्माण करके कोरोना के खिलाफ की लड़ाई और आर्थिक लड़ाई दोनों जीतनी होगी। और मुझे लगता है ये कठिन है और बहुत डिफिकल्ट लड़ाई है, पर असंभव नहीं है। हम इसमें जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है। और हमको लड़ाई में निश्चित रूप से जीतने के लिए हमको ताकत के साथ जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स, पार्टी, राजनीति सब छोड़कर हम सबको एक होकर इसके खिलाफ लड़ना होगा, तो ही हमें इसमें सफलता मिलेगी। और देश के हित में आज वही है,
बाकी सरकार को देने लायक जितना था सरकार ने पूरा अनाज के भंडार खोल दिए हैं। जो देना था उतना पैसा पूरा, अभी ये जो लोन मिल रहा है 3 लाख करोड़ 45 लाख एमएसएमई को विदाउट कोलैटरल एडिशनल लोन, ये काफी लोगों को मिला, इससे वर्किंग कैपिटल बढ़ा उनका, तो स्वाभाविक रूप से सरकार उसकी गारंटी लेती है। तो मुझे लगता है सरकार की भी अपनी क्षमता है, तो ये सब मर्यादा को देखते हुए जो जो ज्यादा करने लायक है वो सब सरकार ने किया है और सरकार कर रही है, ये मैं विश्वास के साथ आपको बता सकता तो आप सरकार का जो पैकेज आया उससे आप बिल्कुल संतुष्ट हैं? क्या और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है? आपको लगता है कि और कुछ करना चाहिए? क्योंकि आज ही एक 100 सीईओज़ का भी एक सर्वे आया, उसमें उन सब ने कहा कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया, क्योंकि हम बैंक के पास अगर जाते हैं तो बैंक की अपनी प्रॉब्लम्स है लोन देने की। हम किसके पास जाएं? हम मजदूर हमारे हाथ से चले जा रहे हैं, तो हमारे हाथ में ना लिक्विडिटी है ना मजदूर है। हम किस तरीके के एंटरप्रेन्योर, हम किस तरीके के बिजनेसमैन? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि अभी मार्च एंड तक जब मैंने पार्लियामेंट में जवाब दिया था तो हमने 6 लाख एमएसएमई को रिस्ट्रक्चर किया। अभी हमने ये मुदत 31 दिसंबर तक बढ़ाई है और जो 20,000 करोड़ का हमने फंड दिया है, जो अकाउंट एनपीए हुए हैं और रिस्ट्रक्चर करने में आज के पॉलिसी में अड़चन में है, उसके लिए हम भारत सरकार की ओर से इक्विटी देंगे और वो ऐड करके फिर पॉलिसी में बैठेगा और उनको रिस्ट्रक्चर करेंगे। 2 लाख एमएसएमई को इसका फायदा होगा और टोटल 31 दिसंबर तक हम 25 लाख एमएसएमई का रिस्ट्रक्चर करेंगे। दूसरी बात, जैसे आपको पता है कि ये 3 लाख करोड़ 20% जो कोलैटरल विदाउट कोलैटरल एडिशनल लोन हम दे रहे, ये भी लोगों को मिलेगा। इसके अलावा जो हमारे एमएसएमई में जो भारत सरकार और भारत सरकार के अंडरटेकिंग, राज्य सरकार के अंडरटेकिंग और उसके साथ साथ प्राइवेट इंडस्ट्री मेजर, इनके पास करीब 5 लाख करोड़ का बकाया था और ये अंदाजन है, ये कोई एकदम नहीं, मैंने इसका 2-3 बार रिव्यू किया, इस अंदाज से मैं कह रहा हूँ। तो इस समय भारत सरकार ने निर्णय किया है कि हमारे पास जितने इस छोटे लोगों के पैसे देना बाकी हमारे मिनिस्ट्री में या पब्लिक अंडरटेकिंग में, हम लोग 45 दिन के अंदर सबके पैसे दे दें। मैंने राज्य सरकार को पत्र लिखा है कि वो भी अपने राज्य में पब्लिक अंडरटेकिंग और उसके साथ साथ ये मिनिस्ट्री में जो भी पैसे पेंडिंग है वो दे दे। और मेजर इंडस्ट्री को भी मैंने लगातार इंटरेक्शन होता है, तो मैं हर बार सबको रिक्वेस्ट करता हूँ छोटे लोगों के पैसे पहले दीजिए। तो मुझे लगता है कि अब इससे यही है कि जिससे लिक्विडिटी बढ़ेगी और इसके बाद में भी जो लोग कहीं ना कहीं आते हैं, तो आपको एक बात मैं बताता हूँ, अभी भी लोगों से मुझे सुझाव आते हैं, तो जो सुझाव करने लायक होते हैं, जो मेरे मिनिस्ट्री के लेवल पर होते हैं, उसके ऊपर मैं निर्णय करने के बारे में विचार करता हूँ, कोशिश करता हूँ। जो मेरे अंतर्गत नहीं आते, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री का सहयोग चाहिए, तो मैं उनके विचारार्थ भेजता हूँ। ये प्रक्रिया निरंतर है, कोई दरवाजा बंद नहीं किया गया है और इसलिए जहाँ जो भी संभव होगा, जो भी सुझाव आएंगे और जो करने लायक होगा, वो भारत सरकार आखिरी तक करती रहेगी। इस संकट की घड़ी में लोगों के पीछे खड़े रहना, यही भारत सरकार की भूमिका है। पर इस समय एक बात को ध्यान सभी ने रखना चाहिए कि सभी लोग अड़चन में हैं, किसी के पास बहुत कुछ पड़ा है और वो दे नहीं रहा, ऐसी स्थिति नहीं है। और इसलिए हमें सभी स्टेक होल्डर को आपस में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन रखेंगे, तो मिलकर साथ चलेंगे। पैकेज की जरूरत पड़ सकती है? अभी तो मैं इसके बारे में कुछ टिप्पणी करूंगा नहीं। पैकेज देना नहीं देना ये वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी का प्रिविलेज है। केवल मैं इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे डिपार्टमेंट में अगर अच्छे सुझाव आते हैं तो मैं तुरंत वित्त मंत्री जी को भेजता हूं और उनके लेवल पर उसको अगर अनुमति मिलती है तो हम जरूर करेंगे। तो ये स्वाभाविक रूप से जो जो संभव होगा वो करने का प्रयास हमारे तरफ से होगा, इतना ही मैं कह सकता हूँ। गडकरी जी, आपने कहा कि देश को और प्रदेश को सबको कदम ताल मिला के चलने की ज़रूरत है, तो लेकिन आपका खुद का जो प्रदेश है महाराष्ट्र, उसमें और केंद्र में जैसे लगता है कि कुछ खींचातानी चलती रही है। आपको नहीं लगता है कि आज की देश टाइम में, चाहे वो केंद्र हो या प्रदेश महाराष्ट्र हो, उनको इन सब दोनों चीज़ों से, इनसे ऊपर उठ जाना चाहिए, क्योंकि वास्तु स्थिति जो है वो एक संकट है? मैं ये मानता हूं कि जब कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो जैसे मैं अनेक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात कर चुका हूं, उप मुख्यमंत्री से बात कर चुका हूं, सेक्रेटरी से बात कर चुका हूं, चीफ सेक्रेटरी से बात करता हूं,
और मुझे प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र के कुछ जिलों का कोऑर्डिनेशन भी दिया है, तो जो जो आता है ध्यान में उनको बताता हूँ। और ये बातें व्यक्तिगत रूप में होती है। अगर हम लोग मीडिया में न कहते हुए व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से बातें करेंगे तो हम एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो मीडिया में स्टेटमेंट मुख्यमंत्री ने दिया तो पीयूष जी ने उसका जवाब दिया। अगर यही बातचीत अगर व्यक्तिगत लेवल पर हो जाती तो शायद ये विवाद नहीं होता। हमें इसको टालना भी सबके लिए और देश के लिए अच्छा है, इतना मैं कहूँगा। जी जी। अच्छा, लॉकडाउन 5 की बात हो रही है गडकरी जी, लॉकडाउन 5 को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन का हमारा प्रोसेस था, जो कंप्लीट लॉकडाउन था, हमें एक्चुअली 4, 3, 2, 1 की तरफ जाना चाहिए था इंस्टेड ऑफ 1 कंप्लीट लॉकडाउन एंड देन धीरे धीरे ये जो खोला गया। तो क्योंकि अब जो देखा जा रहा है कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है, दिल्ली हो, मुंबई हो, इनफैक्ट गाँव में भी लोग चूंकि वापस जा रहे हैं तो वो फैल रहा है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि यह संकट अनएक्सपेक्टेड आया है। दूसरी बात यह है कि पूरे विश्व में ये जो कोरोना वायरस है इसके ऊपर कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये पहली बार ये संकट आया है। मैंने जो थोड़ा बहुत सुना है, जो मैं समझाऊं, 2 प्रकार के वायरस है, नेचुरल वायरस और आर्टिफिशियल वायरस। जो नेचुरल वायरस है वो नोन वायरस है जिस पर रिसर्च होकर वैक्सीन अवेलेबल है, और आर्टिफिशियल वायरस ये अनएक्सपेक्टेड आया है। तो मुझे लगता है कि अब स्वाभाविक रूप से इसके वैक्सीन के लिए काम शुरू है। दुनिया के बहुत से देश अब क्लेम कर रहे हैं कि वैक्सीन मिल गया है। हमारे भारत में भी इसके ऊपर डॉक्टर हर्षवर्धन जी का भी बयान आया है, हमारे भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उसको भी लगातार उनको भी यश मिला है। जल्दी ही वैक्सीन आ जाएगा। अगर वैक्सीन हमने ले लिया तो मुझे लगता है वैक्सीन मिल जाएगा तो हमारा प्रॉब्लम एकदम सॉल्व होगा। दूसरी बात ऐसी है कि अभी एक साइंटिस्ट ने एक टिकली तैयार की है, जैसे महिलाएं टिकली लगाते हैं वैसी टिकली है, वो लाल रंग की है, और अगर उसको टेम्परेचर होता है तो पीले रंग में कन्वर्ट होती है। तो दुबई के सरकार ने सब मजदूरों को अभी वो सोच रहे कि ये टिकली लगा दे, अगर पीला रंग हुआ तो उसको तुरंत एडमिट करें। तो अब क्या है, लोग अलग अलग प्रकार के काफी इन्वेंशंस हो रहे हैं जी, काफी जानकारियां हो रही है, प्रयोग हो रहे हैं। आपने आर्टिफिशियल वायरस की बात की गडकरी जी, तो क्या आपको लगता है कि आर्टिफिशियल वायरस जो है ये मैन मेड है? पहली बात तो मैं ना इस विवादों में पढ़ना चाहता हूं, ना मेरा ये काम है, ये संवेदनशील विषय है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस वायरस का वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये पहली बार दुनिया में निर्माण हुआ है। और इसलिए जब कोई अभी बाकी के जैसे वायरस थे वो लोगों ने अध्ययन किया, उसके वैक्सीन ढूंढे, वो अवेलेबल है। अभी ब्राज़ील में जाना पड़ता है तो वहाँ पीलिया का कोई डिसीज़ है, तो ब्राज़ील का वीज़ा मिलने के पहले हमको वो इंजेक्शन लेना पड़ता है वैक्सीन का, तो फिर ही ब्राज़ील में जाते हैं। तो अनेक जगह पर अब ये यहाँ की स्थिति ऐसी है कि मैं ये मानता हूँ कि अब इसके ऊपर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। बाकी जो बातें आप मुझे जिस इंटेंशन से पूछना चाहती है उस सब विवादों में ना मेरा संबंध है, ना मैं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन जब एक देश का मंत्री बोले कि आर्टिफिशियल वायरस है तो सवाल ये उठता है कि भाई आर्टिफिशियल वायरस है तो इसका मतलब मैन मेड होगा। देखिए, आर्टिफिशियल वायरस कैसा होता है ये तो लोगों को पता ही है ना। आर्टिफिशियल का मतलब ही ये होता है कि वो नेचुरल नहीं है, और इसलिए इस सब बातों का आखिर जवाब देंगे वो विदेश मंत्री और अब बाकी के मंत्री है उनका। मैं आपको केवल इसका निदान के ऊपर में कह रहा हूँ कि इसका वैक्सीन अब जल्दी मिल जाएगा, इसी इंटेंशन से मैंने कहा था। इसके ऊपर मुझे अब इस विवाद में नहीं पड़ना, ना मेरा कोई इसके साथ संबंध है, ना मेरा कोई अधिकार है। जी, एक बात बताएं, लॉकडाउन 5 की बात हो रही है, आपके हिसाब से लॉकडाउन 5 कैसा हो, क्या हो? होम मिनिस्टर मुख्यमंत्रियों से बात करें, क्या हो लॉकडाउन 5? क्योंकि अल्टीमेटली अगर लोग बाहर नहीं निकलेंगे, काम नहीं होगा, तो इकोनॉमी कैसे रिवाइव करेगी? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि प्रधानमंत्री जी ने हर बार निर्णय करते समय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की है सभी। दूसरी बात ऐसी है कि हमारे कैबिनेट सचिव ने राज्य के मुख्य सचिव के साथ भी बातचीत की है। हमारे गृह मंत्री जी ने भी लगातार इसके बारे में सबसे संपर्क करके बातचीत की है, और सबका फीडबैक लेने के बाद, जैसे हमारे मंत्रियों को जिम्मेदारी दी, हम भी अपना रिपोर्ट लगातार प्रधानमंत्री को भेजते रहते हैं, और इसके बाद में अंतिम निर्णय कैसे करना इसका निर्णय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी करेंगे। पर मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि जब तक ये वैक्सीन नहीं मिलता तब तक वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोरोना वायरस।
कोरोना वायरस के साथ जीने की जीवन पद्धति को हमको अपनाना होगा और उसके साथ चलना होगा। जैसे हमको मास्क मैंडेटरी करना होगा बाहर निकलेंगे तो। दूसरी बात, सोशल डिस्टेंस 1 मीटर से ज़्यादा मेंटेन करना होगा, चाहे कहीं भी हो। और तीसरी बात, घर में ऑफिस में आते जाते सैनिटाइजर से हाथ धोने होंगे। अब और नई बातें आई है कि सब्जी बाजार में लाइन से खड़ा होना का 1 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करके। अब मैंने टीवी पर देखा दारू के दुकान में भी लोग लाइन में खड़े हैं। अब कहीं भी जाके भीड़ करना अच्छा नहीं होगा। धीरे धीरे हवाई जहाज चालू हुए, कुछ रेलवे चालू होगी, कई बसेस चालू होगी, उसमें हमको इसी प्रिंसिपल से जो डिसिप्लिन है, जो गाइडलाइंस है, उसका पालन करना होगा। और इंडस्ट्री भी चालू करनी पड़ेगी। दूसरी एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, लॉकडाउन पूरा करने से भी कुछ गंभीर समस्या आई है। अभी हमारे क्षेत्र में, नागपुर के मेरे लोकसभा क्षेत्र में, एक क्षेत्र में 2 महीने से लॉकडाउन है। अब वहां के लोग एकदम रास्ते पर आ गए, चिढ़ गए। वो अगर इस प्रकार से उनके मन में आक्रोश हुआ तो हमारी स्वाभाविक रूप से कोरोना के साथ कोरोना का संक्रमण न हो और उसके साथ हमारे रोजमर्रा का जीवन भी कैसे हम सुचारू रूप से चलाएं, रोजी रोटी का सवाल है, रोजगार का सवाल है, उद्योग व्यापार भी हमको उसी प्रकार से चलाने होंगे। अभी हेयर कटिंग सैलून में 4 चेयर्स हैं तो 2 चेयर लगानी पड़ेंगी और फोन पर घर से अपॉइंटमेंट लेके समय लेकर बराबर उसी समय पहुंचकर जाना होगा। वहाँ अगर हम 4, 5, 10 लोग इकट्ठा हो गए तो अड़चन होगी। धीरे धीरे हमको इन सब बातों को सीखना होगा। जब तक हमको वैक्सीन नहीं मिलता, देयर इज नो ऑप्शन। और इसलिए एक तरफ लॉकडाउन भी आवश्यक है, दूसरी तरफ उसको लिबरल करने के लिए हमारे रोजमर्रा के जीवन को हम लोग कैसे सुचारू रूप से चलाएं वो भी आवश्यक है। दोनों के बीच में से हमको मार्ग निकालना होगा और प्रधानमंत्री जी इसके बारे में अंतिम निर्णय करेंगे, क्योंकि दोनों भी बातें अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक बात बताइए, तमाम मजदूर घर की तरफ, गांव की तरफ चले गए। अब उनमें एक डर है कि वो वापस कैसे आएं। तो जो पूरा का पूरा एमएसएमई सेक्टर है, जो वो कैसे रीस्टार्ट होगा? क्योंकि आप मजदूरों को किस तरीके से विश्वास दिलाएंगे कि वो वापस आएं? क्योंकि मजदूरों ने देखा कि जब वो पहले बाहर निकले थे तो उनके घर जाने का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया था। वो पैदल चले गए, साइकिल से चले गए, किसी भी तरीके अपने घर पहुंच गए। बाद में बहुत दिनों के बाद सरकार जागी। अगर आपको लगता है कि रेल का इंतज़ाम पहले कर दिया गया होता, जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था और मजदूर घरों से बाहर निकले थे, उसी वक्त में अगर कर दिया गया होता तो इस तरीके का अविश्वास मजदूरों के दिमाग में नहीं आता। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि सब मजदूर चले गए, ये आपके वाक्य से मैं सहमत नहीं हूँ। हर इंडस्ट्री पूरी माइग्रेंट लेबर पर चलती है, ये सच्चाई नहीं है। वहाँ 10 से 20% लोग बाहर के भी हैं और सब चले गए, ये भी सच नहीं है। जैसे जैसे उद्योग शुरू हो रहे हैं वैसे वैसे लोग अब काम में भी आने लगे हैं। अभी मैंने कल ही देखा, कल बजाज की फैक्ट्री है 2 व्हीलर की औरंगाबाद में, संभाजी नगर में, तो उनके ऊपर करीब 55-60% मजदूर आ गए। हर जगह पर मजदूर आ गए और अब काम भी शुरू हुआ है। पर एक बात जरूर है जो है कि लोगों के मन में डर और फियर पैदा हुआ और उसके डर के कारण लोग पैदल निकल गए मुंबई से लखनऊ के तरफ और पटना की तरफ। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नेशनल हाईवे पे लोग पैदल चलने लगे। ये डर और फियर का माहौल बहुत अड़चन का था। हमको इन मजदूरों के मन में डर और फियर को निकालकर पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास जगाना चाहिए। ये लड़ाई है, ये कठिन लड़ाई है, आसान लड़ाई नहीं है और इस लड़ाई को हमें जीतना है। तो पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भी उनमें निर्माण करना होगा। और अभी कल मैं रिसाइकलिंग वाले एसोसिएशन से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि कुछ मजदूर आने के लिए तैयार है, तो मैंने उनको सुझाव दिया वो जिस जिले में रहते हैं वहाँ के कलेक्टर को आवेदन दे, एक कॉपी आपके कलेक्टर को, आप जिस जिले में आपकी इंडस्ट्री उसको दे, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करके लाने की व्यवस्था करें और आप जरूर उनको लाएं। अब चेन्नई में टीवीएस कंपनी ने मुझे बताया कि उन्होंने मजदूरों के खाने की, पीने की, रहने की व्यवस्था फैक्ट्री प्रीमाइसेस में की है। तो अब क्या होता है कि धीरे धीरे हमें इस प्रकार के मार्ग ढूंढने भी होंगे और ये सच्चाई नहीं है कि पूरे मजदूर चले गए।
लेकिन जो क्या गए, वो आप भी एक अब कोई वापस ला- ब्लूप्रिंट बना करके सरकार की तरफ से लाएंगे कि मजदूरों को लाने का ये ब्लूप्रिंट है और इसके तहत मजदूरों को लाया जाए, सो दैट उनका विश्वास कायम हो और जो लोग उन्हें विश्वास दे रहे हैं वो भी अपनी बात पर कायम रहे? देखिए, पहली बात तो ऐसी है अनुराधा जी, ये मजदूर जो यहाँ आए थे वो खुशी से नहीं आए थे। उनके गांव में, उनके जिले में, उनके राज्य में उनको रोजगार नहीं था, रोजी रोटी नहीं थी, इसलिए मजबूरन आए थे रोजगार के लिए। आज उनके गांव में जाने के बाद वहाँ उनके ऊपर रोजगार नहीं है और इसीलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि उनका जो रेशन कार्ड है वो वहाँ भी चल के उनको अनाज मिले, नरेगा के काम उनके लिए कुछ शुरू हो जाए। तो हम सोच रहे कि उनको किस प्रकार से हम उनको बचाए, उनको रोजी रोटी का प्रश्न सुलझाए और इसलिए अब वो मजदूर भी आना चाहते हैं। और ये आने के बारे में, जैसे ये राज्य सरकार के अधीन विषय है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और जहाँ जाना है वहाँ के कलेक्टर दोनों इसके बारे में व्यवस्था करेंगे। मैं उदाहरण बताता हूँ, हमारे चंद्रपुर गढ़चिरोली जिले से 10,000 मजदूर तेलंगाना चले गए और 6,000 मजदूर आंध्र प्रदेश चले गए, दोनों बॉर्डर स्टेट है और उनके परिवार के लोग वही थे। तो हमारे महाराष्ट्र सरकार जो काम आप कर रहे हैं और आप बता रहे हैं तो वो काम राज्य सरकारें आपस में नहीं कर रही हैं क्या? क्या उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की इतनी कमी है कि वो एक दूसरे से बात तक नहीं कर रही हैं? नहीं, देखिए, आखिर ऐसा है कि राज्य सरकार आपस में बातचीत भी कर रही है और काम भी कर रही है और भारत सरकार का भी काम है कि उसमें कोऑर्डिनेशन करना। और मैं इसी क्षेत्र में महाराष्ट्र की जिम्मेदारी भी मुझे प्रधानमंत्री जी ने दी है, तो ये मेरे जिले मेरे पास है, तो यहाँ के प्रॉब्लम लेकर लोग मेरे पास आते हैं। तो हम महाराष्ट्र सरकार भी काम कर रही है, आंध्र तेलंगाना की सरकार काम कर रही है और स्वाभाविक रूप से जो मेरे संबंध मुख्यमंत्री जी से है दोनों, वो तो वहाँ के स्थानिक मंत्री के नहीं थे, तो मैं उनसे डायरेक्ट बात कर सका, उनको अपना प्रॉब्लम भेज सका और मुझे लगता है इसमें कोई गैर अर्थ नहीं निकलना चाहिए। हमने सबने मिलकर इन समस्या को सुलझाना, सबने मिलकर इसके खिलाफ लड़ना और कोई जात पंथ धर्म भाषा राजनीति न करते हुए इस संकट का मुकाबला करना, यही इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसमें मुझे लगता है कि सभी लोग मदद कर रहे हैं और ऐसे मार्ग निकालने में मदद करना केंद्र के मंत्री के नाते मेरा कर्तव्य है जो मैंने किया। लेकिन एक राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकार से मजदूरों के बस के इंतजाम के लिए, ट्रेन के इंतजाम के लिए पैसे मांग रही, तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं। इन चीजों को सॉर्ट आउट तो किया जा सकता था। अगर वो पैसे मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं आप इतने पैसे दीजिए, आप उतना, मजदूरों के ऊपर कल सुप्रीम कोर्ट को एक एसओपी जाहिर करना पड़ा, तो इसे आप क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि नहीं वो एक दूसरे से बात कर रहे, लेकिन वो एक दूसरे से अगर बात करते रहते तो सुप्रीम कोर्ट में मसला पहुंचता क्या? मैं ये मानता हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, उन्होंने दिया हुआ निर्णय सभी राज्य सरकार और भारत सरकार पर बंधनकारक है। अब उसके अनुसार सबने काम करना चाहिए। अगर पुराने इसमें कुछ कमियां रही तो उसको छोड़ देना चाहिए। भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आगे जाकर हम मजदूरों की सुरक्षा की चिंता करें, यही अच्छा होगा। लेकिन एक बात बताइए, आपने तो राज्य वाले सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे एक और बात बताइए गडकरी जी, कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि सब में समन्वय होना चाहिए, सब मिलजुल के काम करें, लेकिन अगर उसमें पॉलिटिक्स हो तो कोई क्या कहे? क्या आपके यहाँ के विपक्ष के नेता, महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता सुबह से शाम तक वहाँ की महाराष्ट्र की अगाड़ी सरकार को बुरा भला नहीं कहते, हर चीज में नुक्स निकालते? अगर वो चाहे तो वो भी आगे आ सकते, वो भी बात कर सकते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी पार्टी जहां भी विपक्ष में है वो भी उसी तरीके के सवाल उठा रही है और अगर कांग्रेस है वो भी उठा रही है, जो भी है। तो पॉलिटिक्स तो इट इज एट इट्स पीक। कोरोना काल में अगर देश ने पूरी पॉलिटिक्स को एक अलग तरीके से देखा है। देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा और आपके द्वारा जो अपेक्षा है इस प्रश्न पूछने के पीछे जो भावना है वही भावना मेरी है कि इस समय राजनीति से ऊपर उठकर हम सब एक होकर इस संकट का मुकाबला करें, मजदूरों की जान बचाएं, उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था करें। एक तरफ कोरोना से भी लड़ाई लड़े, दूसरी तरफ हमारा रोजमर्रा का जीवन कोरोना के साथ जो नियम है उसका पालन करते हुए आगे जाए और यही उपाय है। मेरे नज़रों में इसके अलावा कोई उपाय नहीं दिखता
और इसलिए जो बात मैंने पहले कही थी कि वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विद कोरोना वायरस, और ये करते समय लोकतंत्र में जिम्मेदार नेता, जिम्मेदार मंत्री, जिम्मेदार पार्टी, हर पार्टी में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। और मैं यही मानता हूँ कि हम सब लोग इस समय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा यही है, और इसीलिए बार बार वो मुख्यमंत्री से भी चर्चा करते हैं, हम सब लोग मिलकर चले, मिलकर काम करें। और जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं अनेक बार मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की बात करता हूँ, उप मुख्यमंत्री से बात करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी से बात करता हूँ, मैं मीडिया में बात नहीं करता, मैं उनसे मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, वो मेरे से बात करते हैं। तो मुझे लगता है मीडिया के बजाय अगर डायरेक्ट संवाद होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, और मुझे लगता है इसकी चिंता अगर सबने की तो शायद ये समस्या नहीं आएगी। जी, एक बात बताइए गडकरी जी की 5वां लॉकडाउन आपके हिसाब से कैसा होगा? क्या मेट्रो चलनी चाहिए, क्या लोकल ट्रेन्स चलनी चाहिए, सबको अब अपने वापस काम पर वापस आ जाना चाहिए? देखिए, मैं आपको इतना ही कहूँगा कि इसके बारे में निर्णय जो है वो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी चर्चा करके करेंगे। पर एक बात जो ग्रास रूट पर जो फीडबैक मुझे आ रहा है कि अब लोग लॉकडाउन में पूरी तरह क्लोज रहकर काफ़ी लोगों में असंतोष है। अब लोग इसको मानने के मूड में नहीं है, अस्वस्थ है। ये अस्वस्थता को ध्यान में लेते हुए हमको कोरोना के साथ जो डिसिप्लिन है वो हमको मेंटेन करते हुए हमारी जितनी बातें नियमित हो सकती है रोजमर्रा के जीवन की, वो करके ही आगे जाना उचित होगा, ऐसा मुझे लगता है। और मैंने यही फीडबैक, ये सुझाव प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को दिया है कि लोग अस्वस्थ हो रहे हैं? जो रिपोर्ट है वो मैंने उनको भेजा है। और जैसे आज ही हमारे यहाँ घटना हुई ना नागपुर में कि लोग बस्ती से बाहर आ गए और फिर पुलिस को उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। तो ये छोटी मोटी घटना जो इसीलिए होती है, तो लोगों को भी संभालना होगा। और गरीब लोग हैं, रोजी रोटी नहीं है, तो सब बातों का एक ही है कि हम कोरोना के साथ जीने की पद्धति को विकसित करें, और जितना रोजी रोटी से लेकर हमारी बातों को, जितना हम लोग प्रिंसिपल से ये पालन करते हुए इस नियमों का हम अपने जीवन को चला सकेंगे। जब तक चलाना होगा जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं मिलेगा। जिस दिन वैक्सीन मिलेगा उस दिन शायद ये समस्याएं नहीं रहेगी, और ये शहर में, राज्यों में, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की समस्याएं है, और इनको सबको ध्यान में लेकर इसका फीडबैक प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को दिया है। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से, हमारे कैबिनेट सचिवों ने भी बात की है, और इन सब के फीडबैक पर वो उचित निर्णय निश्चित रूप से घोषित करेंगे, और उसका हम सब लोग मिलकर पालन करेंगे। जी, नेशनल हाईवे को पिछले दिनों में पहले बहुत पैसे की किल्लत थी, उसको फंड्स की बहुत किल्लत थी। क्या वो कोरोना काल में इस संकट में और बढ़ गया, या आपने सब चीज़ों को मैनेज कर लिया? क्या आपने अपने हिसाब से नेशनल हाईवे, क्योंकि अगर हाईवेज बनेंगे तो हाँ, नेशनल हाईवेज बनेंगे और नेशनल अथॉरिटी, हाईवे अथॉरिटी के पास पैसा आएगा तो ऑब्वियसली वो गरीबों में, मजदूरों में, कॉन्ट्रैक्टर्स में, सब जगह उसका वो बटेगा, और उससे इकोनॉमी में एक अलग तरीके का, जिसे कहते हैं, जान आएगी। आपकी बात बिल्कुल सही है। पहली बात है कि हमारे पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, और ये मैं बहुत पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कहता हूँ, आगे भी कहूँगा। और मैं आप जैसे लोगों को नम्रतापूर्वक कहूँगा कि मेरी कही हुई बात अगर नहीं होती है तो आप ब्रेकिंग न्यूज़ लगा दो। आपने ये भी देखा कि 2 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक काम हुआ। 1 लाख करोड़ का मुंबई दिल्ली हाईवे का काम 32 पैकेज अवार्ड हो गए। देखो, हमारा मॉडल ऐसा है कि इस साल हमारा टोल का इनकम 28,000 करोड़ कम से कम होगा, ऐसा था, थोड़ा कम हुआ है। पर अगले ये साल एंड तक हम 40,000 करोड़ का इनकम करेंगे। और मैंने एक प्लान तैयार किया है कि अब NHAI में हम लोग 5 साल में 1 लाख करोड़ का इनकम साल का करेंगे, और इसको मोनिटाइज करके हम पैसा खड़ा कर सकते हैं। कल ही रात को एक बड़े विदेशी बैंक से भी हमने हमारे लिए टाइप करने के लिए उन्होंने हमको पत्र दिया है, सैंक्शन किया है लोन। तो अब हम लोग ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FDI 100% इंफ्रास्ट्रक्चर में आ सकती है। अब एशियन बैंक, ADB, वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स बैंक, इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड्स, इसके लिए काम कर रहे हैं। भारत की जितनी बैंक है वो भी हमको तैयार है। स्टेट बैंक ने 50,000 करोड़ देने की तैयारी दिखाई है। हमारे LIC ने 25,000 करोड़ दिया, और 1.25 लाख करोड़ देने की उनकी भी तैयारी है। तो अब हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, और हमारा मॉडल ऐसा है कि अब हमने तय किया है, ये मेरा टारगेट है, मेरी कमिटमेंट नहीं है, कि देश की इस परिस्थिति को देखकर
हम 2 साल में 15 लाख करोड़ के रोड अवार्ड करने की कोशिश करेंगे। इसमें दिक्कतें हैं, लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस और ये सब बातें हैं, पर हम ये कोशिश करेंगे ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े, लोगों के हाथों में पैसा आए, पैसा आने से क्रय शक्ति बढ़े और इकोनॉमी का चक्र गतिशील बने। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। इसमें राष्ट्रीय महामार्ग निश्चित रूप से काम करेगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूँ। एक जनता से जुड़ा हुआ सवाल है गडकरी जी कि क्या, क्योंकि टोल्स की पिछले कोरोना काल में वहाँ पर पैसे कम आए, तो क्या टोल को बढ़ाया जाएगा? क्या सरकार सोचती है कि टोल्स पे और पैसे बढ़ाए जाए जिससे सरकार के पास और राजस्व आए और पैसा आए? क्या ऐसी कोई प्लानिंग है आपकी टोल फीस बढ़ाने को? टोल फीस बढ़ाने की कोई ऐसा निर्णय नहीं है और कोई बढ़ाने के बारे में बात भी नहीं है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो कालावधि होता है 2 साल 3 साल ऐसे बाद में, उसका नेचुरल इसमें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से टोल बढ़ते रहता है। तो वो कभी कभी जिस प्रमाण में कॉन्ट्रैक्ट होगा वैसा होगा। सरकार के तरफ से इस परिस्थिति में कोई टोल बढ़ाने के लिए कोई विशेष निर्णय नहीं किया जाएगा और टोल नहीं बढ़ाया जाएगा, ये मैं आपके मार्फत जनता को आश्वासन देता हूं। जो पहले से है, जो कॉन्ट्रैक्ट में है और जो नियमों के अनुसार चलेगा वैसे ही चलेगा। चलिए, नितिन गडकरी जी, हमसे राष्ट्रीय सम्मेलन में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू।